हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल पिनाकल ट्यूटोरियल पर मैं पवन सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। और मैं केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के लिए आपको 2026 के क्रैश कोर्स के लिए बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको हम हर बार बताते हैं कि दो चैप्टर निकल चुका है। आज हम तीसरा चैप्टर निकालने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो क्लास 12th के लिए में जो बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है उस एग्जामिनेशन के लिए, आपको पता है। तो उस चैप्टर में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, छोटा छोटा सवाल। अगर हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इन सभी को मतलब परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको इसके कुछ कंटेंट्स की बात करेंगे और छोटा छोटा बेसिक बात भी हम जरूर इसमें करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज मेरा पहला लेक्चर होगा इसका रासायनिक बल गतिकी का। तो सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि रासायनिक बल गतिकी ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ का ये विषय है। भौतिक रसायन का वह भाग जिसमें हम अभिक्रिया के वेग या उसके दर के बारे में तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको? तो उसे कहते हैं रासायनिक बल गतिकी। क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी। तो इस तरह से आइए शुरू कर दें। इसका क्या परिभाषा रहेगा? भौतिक रसायन की वह शाखा, आप लोग भी नोट करते जा सकते हैं, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें किसी अभिक्रिया के वेग, किसी अभिक्रिया के वेग या दर को, किसी अभिक्रिया के वेग या दर को या दर के बारे में, या एक और बात, किसी अभिक्रिया का वेग या दर तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं। कारकों के बारे में पढ़ते हैं। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। मतलब भौतिक रसायन की वह शाखा है ना, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया के वेग, उसके दर या उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है, जैसे सांद्रता हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, तरह तरह के जितने भी चीजें हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, तो उसको हम इसी रासायनिक बल गतिकी में पढ़ते हैं। वेग के आधार पर अगर देखा जाए तो वेग के आधार पर अभिक्रिया के कुछ भाग होते हैं। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार पहला बताते हैं आपको, सुन लीजिए, याद भी हो जाएगा धीरे धीरे। तीव्र अभिक्रिया, बहुत तेजी से होने वाला, कब शुरू हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा, कब खत्म हो गया ये पता भी नहीं चलेगा। जितने भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो सब के सब क्या हैं? तीव्र अभिक्रिया हैं। और ये मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया, ये दोनों अलग अलग है। अति मंद अभिक्रिया क्या होती है? अति मंद अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसको खत्म होने में महीनों, सालों, वर्षों लग जाते हैं। ऐसे रिएक्शन के लिए हम बात अगर करें तो क्या होता है?
ऐसे रिएक्शन का हम दर नहीं निकाल सकते, इसका वेग ज्ञात नहीं कर सकते, जो बहुत धीरे धीरे होता है, अति मंद गति से होता है। या अभी हम पढ़ने वाले हैं तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया, तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया। क्या बोलें? तीव्र अभिक्रिया, है ना, तीव्र अभिक्रिया। तो तीव्र अभिक्रिया क्या होती है? ऐसा अभिक्रिया जिसको, जो तुरंत कंप्लीट हो गया, पूरा पूर्ण हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया। परिभाषा लिखते जाएंगे, थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं, फिर तो आगे तुरंत चैप्टर निकलेगा। ऐसी अभिक्रिया जो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, और जिसका हमें पता नहीं चलता, और जिसका हमें पता नहीं चलता, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका वेग ज्ञात नहीं हो सकता, इसका वेग ज्ञात नहीं हो सकता। इसका वेग ज्ञात नहीं हो सकता, तो इसको क्या बोलते हैं? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, जिसका वेग ज्ञात नहीं हो सकता। चलिए अब इसका उदाहरण अगर हम बात करें, उदाहरण क्या होगा? जितने भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं, आयनिक अभिक्रियाएं, है ना, आयनिक अभिक्रियाएं, जैसे सोडियम और क्लोरीन का मिलकर सोडियम क्लोराइड का बनना, तो ये क्या है? आयनिक अभिक्रिया है। आयनिक अभिक्रिया होने के कारण ये क्या नहीं दर्शा, मतलब ये इसका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता है ना। तो दूसरा आते हैं आयनिक अभिक्रिया। पता हो गया, जितने भी आयनिक अभिक्रियाएं होंगे सब के सब तीव्र गति से होंगे, उसके वेग नहीं ज्ञात किए जा सकते हैं। आइए दूसरा है अति मंद अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसको पूर्ण होने में महीनों या वर्षों लग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो नोट करते जाएंगे, ये छोटा छोटा परिभाषा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। अति मंद अभिक्रिया के बारे में बताएं। इसमें हम लिखेंगे कि इसका भी वेग हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसका वेग
ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे अगर उदाहरण के लिए हम बात करें तो आप समझ गए होइएगा, वैद्युत रसायन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? वैद्युत रसायन। उसमें जंग लगने का एक था, है ना, जंग लगना। क्या लिख सकते हैं? जंग लगना। जंग लगना, ठीक है। तो जंग लगना क्या है? अति मंद अभिक्रिया है, इसका वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता। उसी तरह से एक तीसरा प्रकार होता है सिंपल सा मंद अभिक्रिया। क्या होता है? मंद अभिक्रिया होती है। मंद अभिक्रिया मतलब जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में पूर्ण हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में संपन्न हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं इस अभिक्रिया को। और इस अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर हम लोग अब इसको परिभाषित करेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों और घंटों में पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं, है ना, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में हो जाएगा आणविक अभिक्रियाएं। आणविक, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जैसे अब हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये टूट के H2 और O2 में बदल जाता है, तो इसका होने में कुछ निश्चित समय लगता है। उस समय को आप गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया? इसका वेग निकाला जा सकता है ना, इसके दर को निकाला जा सकता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रियाएं कितने तरह के हुई बताइए? रासायनिक अभिक्रियाएं 3 तरह की हुई वेग के आधार पर। पहला क्या हुआ? तीव्र अभिक्रिया। दूसरा अति मंद अभिक्रिया। तीसरा मंद अभिक्रिया। अति मंद और तीव्र अभिक्रिया का क्या नहीं निकाल सकते हैं? बताइए, क्या नहीं निकाल सकते हैं? उसका वेग नहीं निकाल सकते हैं, उसका दर नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मंद अभिक्रियाएं जितने भी है उन सब का क्या निकाल सकते हैं? दर निकाल सकते हैं। अब अभिक्रिया के दर से आप क्या समझते हैं? ये जो बोल रहे हैं अभिक्रिया की दर या वेग, इसका क्या मतलब होता है ना? चलिए अब आपको हम समझाते हैं अभिक्रिया का दर या फिर वेग। देखिए, किसी भी इकाई समय में, है ना, किसी भी इकाई समय में, इकाई समय समझ रहे हैं ना, एकांक समय में, 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 घंटा, क्या जो भी समय आपको है, लेकिन घंटा में लेना है, मिनट में लेना है, सेकंड में लेना है, आप किसी को भी ले सकते हैं। इकाई समय लेना है। और इकाई समय में जितना अभिकारक में या उत्पाद में उसके सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है एकांक समय में, उसी को हम क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया का क्या बोलते हैं? उस अभिक्रिया का दर कहते हैं या वेग कहते हैं। चलिए इसको हम डिफाइन कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे।
किसी एकांक समय में, किसी एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद में उसके सांद्रता में, उसके सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, उसके सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसे उस अभिक्रिया का, याद करते जाएंगे, उसे उस अभिक्रिया का वेग या दर कहा जाता है। वेग या दर कहा जाता है। तो स्पष्ट लिख दिया यहां पर, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उस अभिक्रिया का, उसे हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं या उसको दर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया ए से बी की ओर चल रही है, कोई अभिक्रिया ए से बी की ओर चल रही है। अब क्या है? ए हो गया अभिकारक, ए हो गया अभिकारक, ए हो गया अभिकारक और बी हो गया उत्पाद, है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ, किस चीज में परिवर्तन? सांद्रता में परिवर्तन, है ना, सांद्रता में परिवर्तन। तो मान लीजिए अगर हम दर को आर से लिखते हैं, दर को कौन चीज से लिखें? आर से, आर से हम अगर हम दर लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? चेंज कैसे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं, है ना, चेंज, या फिर डेल्टा दिखा दीजिए, डेल्टा। सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट से ए अपॉन डेल्टा टी, या अगर छोटा चेंज दिखाना है तो डी और ए का सांद्रता बटा टी। क्या समझ में आया? तो अब मतलब डेल्टा जो हो गया, डेल्टा जो हो गया ये बड़ा परिवर्तन हो गया, है ना, और डी जो हो गया ये छोटा परिवर्तन हुआ। ठीक है, बड़ा परिवर्तन हो गया डेल्टा, और डी लिखेंगे तो क्या हो गया? छोटा परिवर्तन हो गया। तो अगर हम डेल्टा ए या डेल्टा, अगर हम डेल्टा ए के बारे में सेपरेटली लिख लें, सांद्रता, ए के सांद्रता में परिवर्तन, ए के सांद्रता में परिवर्तन, ए के सांद्रता में परिवर्तन। और अगर हम डेल्टा टी लिखें तो मतलब समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, कितने समय में, कितने समय में कितना सांद्रता बदल रहा है किसी अभिकारक का या किसी उत्पाद का, इसी को हम क्या कहते हैं? उसका हम दर कहते हैं या इसका वेग कहते हैं। और ध्यान रहे, जब भी अभिकारक के पदों में लिखेंगे तो माइनस चिन्ह लगाते हैं। इस पर हम थोड़ा देर बाद में चर्चा करते हैं। इसे हम चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो अभिकारक के पद में लिखने पर, अभिकारक के पद में लिखने पर ऋणात्मक चिन्ह लगाया जाता है, और अगर आप उत्पाद के पद में लिख रहे हैं तो आपको धनायन चिन्ह लगाना होगा। क्यों? जरा सोचिए कि जब रिएक्शन हो रहा है, जब अभिक्रियाएं चल रही है तो घट रहा होगा धीरे धीरे सांद्रता, अभिकारक का जो सांद्रता है वो घट रहा होगा,
और उत्पाद का सांद्रता बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो अब इन सब बातों को पहले परिभाषा लिखने के बाद औसत दर की हम बात अगर कर लें, औसत दर की, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभिक्रिया का जो वेग है, हम लिखना सीखेंगे। देखिए औसत दर क्या है, किसी निश्चित समय अंतराल पर, अब समय जो होगा वो इकाई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको किसी अभिक्रिया का वेग या दर परिभाषित करना है तो इकाई समय लेना होगा, और यदि औसत वेग या औसत दर अगर आपको कह रहा है परिभाषित करने के लिए, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए परिभाषा को खूब हिसाब से और समझदारी से लिखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे सवाल पूछता है कि किसी अभिक्रिया का वेग या दर को परिभाषित करें तो अलग होगा, और किसी अभिक्रिया के औसत वेग या दर को परिभाषित करें तो ये बात अलग हो जाएगी। दोनों में सिर्फ समय का अंतर है, इसमें भी सांद्रता बदलता है, उसमें भी सांद्रता बदलता है। अंतर किस चीज का हो जाता है? समय का, टाइम का अंतर हो जाता है, समझे बच्चों, समय का अंतर हो जाता है। समय, जैसे अगर अभिक्रिया का वेग या दर को परिभाषित करना है ना, तो आप इकाई समय लीजिएगा। क्या लीजिएगा? इकाई समय लेना है, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में, ऐसे आपको लेना है। लेकिन अगर आपको औसत दर निकालना है तब आप 1 मिनट नहीं लेंगे, तब आप 1 सेकेंड नहीं लेंगे, तब आप 1 घंटा नहीं लेंगे, तब आप लेंगे एक समय अंतराल, ठीक है, कि t बराबर 5 सेकेंड से लेकर के t बराबर 10 सेकेंड तक रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया चला है, तो ये क्या हो गया? एक समय अंतराल हो गया, एक निश्चित समय अंतराल हो गया। तो एक निश्चित समय अंतराल में जो अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं औसत दर या वेग। चलिए इसको परिभाषित करते हैं, आप लोग भी इसको नोट करिएगा। किसी निश्चित समय अंतराल पर, किसी निश्चित समय अंतराल पर, किसी निश्चित समय अंतराल पर अभिकारक या उत्पाद में, अभिकारक या उत्पाद में, अभिकारक या उत्पाद में होने वाली परिवर्तन उस अभिक्रिया का क्या कहलाती है? औसत वेग या दर कहलाती है। औसत वेग या दर कहलाती है। तो औसत वेग और दर आपको समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप, और एक और चीज होता है, एक होता है तात्क्षणिक वेग या दर। तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा अभिक्रिया लेते हैं A से B, जिसमें A क्या है? अभिकारक है, A क्या है? अभिकारक, और B क्या है? उत्पाद। A है अभिकारक और B है उत्पाद। तो यहाँ पर जो औसत दर होगा, औसत दर होगा, ये क्या होगा? औसत दर क्या होगा? डेल्टा A बटा डेल्टा T। ये हो गया, माइनस लगाया जाता है। जब भी आप अभिकारक के रूप में लिखे तो माइनस, और उत्पाद के रूप में लिखें तो प्लस, और बराबर प्लस अगर इसके रूप में लिखें तो डेल्टा B बटा डेल्टा T। ये हो गया समय अंतराल। यहाँ पर जो डेल्टा T क्या है ना, ये क्या है? एक निश्चित समय अंतराल, निश्चित समय अंतराल ये हो गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी भी रिएक्शन का वेग या दर लिखने के लिए आप 3 बात का नियम
जरूर फॉलो करिएगा, उसका पालन करिएगा। और वो क्या है मैं आपको बताता हूं। किसी अभिक्रिया की किसी भी अभिक्रिया का वेग या दर लिखते समय तीन बातों का ध्यान दें। तीन बातों का ध्यान दें। तीन बात का ध्यान दीजिएगा। क्या क्या है? पहला, आप अभिक्रिया के वेग या दर को उसके अभिकारक या उसके उत्पाद के रूप में लिख सकते हैं। क्या बोले हम? किसी भी अभिक्रिया का किसी भी अभिक्रिया का औसत या फिर किसी भी अभिक्रिया का वेग या दर, किसी भी अभिक्रिया का वेग या दर उसके अभिकारक या उत्पाद के रूप में लिखा जा सकता है। अभिकारक या उत्पाद के रूप में लिखा जा सकता है ना। किसी भी अभिक्रिया का वेग या दर उसके अभिकारक या उत्पाद के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है, आप वेग या दर को चाहे आप अभिकारक के रूप में लिखें चाहे आप उत्पाद के रूप में लिखें, दोनों को आपस में बराबर होना चाहिए। दोनों को आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वेग या दर को अभिकारक या उत्पाद किसी के रूप में लिखें, किसी के रूप में लिखें, वे आपस में बराबर होना चाहिए। आपस में बराबर होना चाहिए। और तीसरा अभिक्रिया का वेग या दर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है ना। कभी भी अभिक्रिया का वेग और दर ऋणात्मक नहीं होता है। अगर ऋणात्मक हो रहा है तो आपका काम है कि उसको धनात्मक बनाइए। ठीक है। अभिक्रिया का वेग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है। तो ये तीन बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आप इसको थोड़ा फोकस करके देखिए क्या हमने यहां पर लिखा है। किसी भी अभिक्रिया का जो वेग या दर है उसके अभिकारक या उसके उत्पाद के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी अभिक्रिया का वेग और दर उसके अभिकारक और उसके उत्पाद के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा, आप चाहे अभिकारक के रूप में लिखें कि आप उसके उत्पाद के रूप में लिखें, किसी भी घटक में लिखें, वो सभी आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और तीसरा कि अभिक्रिया का वेग और दर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर होता है तो ये आपका काम है कि आप उसको क्या कीजिएगा? आप उसको धनात्मक बनाएंगे। अब चलिए ये कैसे ऋणात्मक होने लगता है इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। या उससे पहले तात्क्षणिक वेग को आपको हम परिभाषित कर देते हैं ताकि एक छोटा डिफिनीशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तात्क्षणिक वेग क्या है? किसी भी अभिक्रिया में किसी भी एक क्षणिक समय पर जो अभिकारक या उत्पाद में
उसके सांद्रता में परिवर्तन देखा जाता है उसको हम क्षणिक वेग कहते हैं, तत्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में किसी क्षण पर किसी क्षणिक समय में, है ना, किसी क्षणिक समय पर अभिकारक या उत्पाद में, अभिकारक या उत्पाद में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है, जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग, है ना, तात्क्षणिक वेग या दर कहा जाता है। अब बताइए, यहां पर एक चीज हम मेंशन कर दें कि D लिखेंगे तात्क्षणिक वेग के लिए। स्पष्ट हम ये बात आपको बता रहे हैं कि D का इस्तेमाल कब होता है, डिफरेंशियल तात्क्षणिक वेग के लिए, और डेल्टा का इस्तेमाल कब होता है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, इसका इस्तेमाल होता है औसत वेग के लिए। क्या होता है, जब औसत वेग की बात हो, औसत वेग के लिए, है ना। तो D का इस्तेमाल कब होता है, तात्क्षणिक वेग के लिए, और डेल्टा का इस्तेमाल होता है औसत वेग के लिए। ये चीज आप एकदम ध्यान रखिएगा। अब आइए, जैसे किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में समय के साथ, किसी भी अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता घटती है ना। किसी भी अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है एवं उत्पाद की सांद्रता, एवं उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अगर आप एक ग्राफ बनाएंगे, यहां रिएक्टेंट मतलब यहां पर अभिकारक देते हैं, अभिकारक, और यहां पर देते हैं उत्पाद, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह से होते जाएगा, इस तरह से। यहां पर अभिकारक घट रहा है, उत्पाद बढ़ रहा है, ठीक है। इधर हो गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया, रिएक्शन का गति जो कर रहा है, अभिक्रिया की गति। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। मान लीजिए A से B कोई रिएक्शन है। अब A का प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता A1 है और अंतिम सांद्रता, इसका जो अंतिम सांद्रता है वो कितना है, A2 है। अब जरा सोचिए, अभिकारक पहले ज्यादा रहा होगा, है ना, अभिकारक क्या रहा होगा, ज्यादा। जैसे जैसे अभिक्रिया हुई तो अभिकारक
उत्पाद की तरफ चला गया तो इसकी सांद्रता घटेगी, तो जो अंतिम सांद्रता होगी वो प्रारंभिक सांद्रता से क्या होगी, कम होगी। यानी हम लिख सकते हैं कि A2 जो होगा, A2 A1 माने प्रारंभिक ज्यादा था, A2 क्या हो गया अब कम, A2 लेस देन A1। जैसे जैसे अभिक्रिया हुई वैसे वैसे चीजें उसमें से घट गई, तो फाइनल जो बात देखेंगे तो उसमें कम रहेगा ना, अब पहले वाला क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अगर हम इसमें इसका चेंज निकालते हैं, परिवर्तन अगर निकालते हैं, तो परिवर्तन कैसे निकालेंगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या होगा, अंतिम सांद्रता माइनस प्रारंभिक सांद्रता होगा, तो क्या हो जाएगा, A2 ऐसे लिखते हैं, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब जब आप क्या लिखेंगे, दर लिखेंगे, दर। तो जब दर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, डेल्टा ए बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा ए तो माइनस है, आप देख रहे हैं ना, कम में से ज्यादा को घटाएंगे तो निगेटिव ना आएगा। अब इस आप जानते हैं, अभी बताए हैं कि दर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। एक बात तो ये हो गया अभिकारक के लिए। ये इधर जो हम बात किए हैं किसके लिए बात किए हैं, अभिकारक के लिए, अभिकारक के लिए। अब इधर आते हैं उत्पाद के लिए, उत्पाद के लिए। अब समय के साथ उत्पाद बढ़ता है, समय के साथ उत्पाद बढ़ता है ना। यानी अगर B का दो मान ले लें, एक B1 एक B2, जहां पर B1 होगा प्रारंभिक सांद्रता और B2 अगर हम बात करें तो ये इसका है अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता। और उत्पाद बढ़ता है, पहले 0 होगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, तो फाइनल वैल्यू जो होगा ना उसका वो ज्यादा होगा। यानी कि B2 जो होगा वो ग्रेटर देन B1 होगा। तो अगर हम डेल्टा B निकालेंगे तब B2 माइनस B1 यानी कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये पहले से ही क्या है, पॉजिटिव है। तो इसमें आपको पॉजिटिव बनाने का जरूरत नहीं है, रिएक्टेंट वाले में ऐसा होता है। अब यहां से हम एक नियम निकाल लिए, आइए आपको एक नियम यहां पर बता दें। जब भी अभिकारक के पदों में, जब भी अभिकारक के पदों में क्या करते हैं, अभिकारक के पदों में दर लिखें तो निगेटिव लगा दें। उत्पाद के पदों में, उत्पाद के पदों में निगेटिव नहीं लगाना है, निगेटिव नहीं लगाना है, क्योंकि वह पहले से ही धनात्मक है, पहले से ही धनात्मक होता है। तो ये सब चीज कंसेप्ट अगर आपको पूरा हो गया है तो चलिए आपको अब हम A प्लस B C प्लस D, यहां पर हम औसत दर की अगर हम बात करें, औसत दर तो क्या हो जाएगा, माइनस DA बटा DT बराबर माइनस
dB बटा dt बराबर प्लस dC बटा dt बराबर प्लस dd बटा dt। तो देखिए ये जो है और ये जो है अभिकारक के पदों में, ये अभिकारक के पदों में, और ये जो है उत्पाद के पदों में, उत्पाद के पदों में, है ना। तो उत्पाद के पद में लिख रहे हैं तब प्लस लगा रहे हैं, और अभिकारक के पदों में लिख रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं। अरे याद हुआ कि नहीं हुआ, जब भी आप वेग लिखिए या दर लिखिए, किसी भी अभिक्रिया का औसत लिखिए चाहे तात्क्षणिक लीजिए, 1 मिनट, यहाँ पर ये औसत नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर हम तात्क्षणिक, है ना, हाँ, तात्क्षणिक दर यहाँ पर लिखे हैं। अगर हम औसत दर हम वो भी लिख ही देते हैं, औसत दर लिखेंगे तो डेल्टा के टर्म में लिखेंगे माइनस डेल्टा ए बटा डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी बटा डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा सी बटा डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा डी बटा डेल्टा टी। ऐसा ये औसत दर है, मैंने डेल्टा लिखिएगा तो औसत दर, और डी लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, तात्क्षणिक दर या वेग हो जाएगा। मैंने ये एकदम इसको ध्यान में रखना है आपको। इसमें एक कंसेप्ट और आपको समझाते हैं, अगर अभिक्रिया में किसी नंबर से गुना है तो उससे आपको डिवाइड कर देना है, भाग दे देना है। अगर किसी अभिक्रिया में किसी भी घटक में किसी गुणक को अगर आप देख रहे हैं, कोई नंबर से अगर गुना किया जा रहा है तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है उसी में क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे अब जैसे मान लेते हैं A मोल ऑफ A रिएक्शन कर रहा है B मोल ऑफ B से, दे रहा है C मोल ऑफ C और D मोल ऑफ D। तो इसमें क्या करना है, यहां हम औसत दर भी लिखेंगे, औसत दर, और यहां पर हम तात्क्षणिक दर भी लिखेंगे, तात्क्षणिक दर। आइए माइनस लगाएंगे ना, अरे बताए थे अभिकारक के पद में जब भी लिखिएगा तो माइनस लगाना होगा, है ना। तो माइनस डेल्टा ए बटा डेल्टा टी, लेकिन यहां पर ए से गुना है ना, तो आप क्या करेंगे, यहां ए से भाग दे देंगे। यही काम एक करना है किसी भी रिएक्शन को लिखते समय। यहां पर माइनस बी से गुना है ना, तो 1 बटा बी कर देना है, और तब लिखना है डेल्टा बी बटा डेल्टा टी बराबर, अब यहाँ सी से गुना है तो प्लस 1 बटा सी डेल्टा सी बटा डेल्टा टी बराबर 1 बटा डी, ये जो डी है गुणक है, स्टोइचोमेट्रिक गुणक कहते हैं, तो डेल्टा डी बटा डेल्टा टी। ये इसका औसत दर हो गया, आप देख लीजिए। और तात्क्षणिक दर क्या हो जाएगा, -1 बटा ए, बस डी लगा देना है, डी ए अपॉन डी टी, -1 बटा बी डी बी अपॉन डी टी प्लस 1 बटा सी डी सी अपॉन डी टी प्लस 1 बटा डी 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 अपॉन डी टी। तो इस तरह से आप किसी भी अभिक्रिया का औसत दर, तात्क्षणिक दर या वेग आप लिख सकते हैं। क्लियर है। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कुछ दूसरा सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए N2 है, 3H2 है और इधर 2NH3 है। अब कोई कहे कि भाई तुम इस अभिक्रिया का औसत दर निकालो या तात्क्षणिक दर निकालो, तो कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमें औसत दर लिखना हो, औसत दर इसका अगर हमको चाहिए तो क्या होगा, माइनस डेल्टा N2 बटा डेल्टा टी बराबर -1 बटा 3, 3 से गुना है ना यहाँ पर, तो 3 से भाग दे देना है। अभिकारक है तो इधर माइनस भी लगाते रहना है, डेल्टा
H2/ΔT बराबर, अब हम उत्पाद में आ गए, प्लस लगाएंगे, 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 से भाग दे देंगे, 1/2 डेल्टा NH3/ΔT। वही अगर डेल्टा के जगह डी लगा देंगे तो तत्क्षणिक वेग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इस तरह से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। और अगर हम फार्मूला देखें, फार्मूला, तो औसत दर का फार्मूला क्या निकलेगा? औसत दर या वेग का फार्मूला क्या निकल के आएगा? अभिकारक हो या उत्पाद हो, अभिकारक या उत्पाद में, अभिकारक या उत्पाद में सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन, यही हो जाएगा फार्मूला। ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया आपका। अगर हम इसका मात्रक देखें, मात्रक परीक्षा में यूनिट भी खूब पूछता है, तो ऊपर सांद्रता का होता है मोल और लीटर इनवर्स, और नीचे होता है सेकेंड, नीचे क्या होता है? सेकेंड। तो इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए तो क्या हो जाएगा? मोल, उसके बाद लीटर इनवर्स, सेकेंड अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। बोलिए तो। नहीं, कभी भी आपसे पूछे कि बताइए तो औसत दर या वेग, उसका इकाई क्या होगा, उसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक इकाई होगा उसका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स अगर अंग्रेजी में लिखें तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, है ना? या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, हो सकता है कहीं बदल दे, मोलरता, मोलरता और सेकेंड इनवर्स, है ना? मोलरता सेकेंड इनवर्स भी तो हो सकता है। तो दोनों तरीका है इसको लिखने का, आप लिख सकते हैं। तो तात्क्षणिक वेग भी हो चुका है। अब आते हैं अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हमने आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सिखा दिया, किसी भी अभिक्रिया का कैसे उसका हम वेग लिखेंगे उसको हम बता दिए आपको, है ना? चलिए अब देखते हैं कि अभिकारकों के सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सांद्रता अधिक होने पर अभिक्रिया तेज गति से चलती है ना? अगर सांद्रता अधिक होगी, अगर सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया का दर भी बहुत अधिक होगा, तो अभिक्रिया का दर अधिक होगा। आपको बताते चलें कि ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया था। समझिए कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो है, दीर्घवृत्तीय प्रश्न जो है हम आपको बता रहे हैं। परीक्षा में पूछा था कि दर को परिभाषित करें, अभिक्रिया के दर को परिभाषित करिए, कौन कौन से घटक है जो इसको प्रभावित करते हैं, सब के बारे में वर्णन कीजिए। तो अभिक्रिया का वेग तो आपको बता दिए पहले ही मतलब आते आते, और अभिक्रिया के वेग पर जो प्रभाव पड़ता है वो चीज अब हम आपको बता देते हैं। तो ये पूरा 5 नंबर का सवाल जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर सांद्रता अधिक होती तो अभिक्रिया का दर अधिक होगा। यह अभिक्रिया, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर सांद्रता के समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है। ये हो गया। अब आते हैं ताप का प्रभाव।
ताप से क्या हो जाएगा, ताप यानी कि टेम्परेचर। तो तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच होने वाली टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। सिंपल सा बात है। अगर इसमें एक कंसेप्ट है, आपको बता देते हैं पहले ही, आगे पढ़िएगा, इसी में हम पढ़ाएंगे भी, कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो अभिक्रिया का दर 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाता है। बस अभी याद रखिए, हम लिख देते हैं कि यदि तापमान बढ़ता है, यदि तापमान बढ़ता है, ठीक है, यदि तापमान बढ़ता है तो अणुओं के गतिज ऊर्जा, अणुओं के गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तथा प्रभावी टक्कर जो है, अणुओं की टक्कर बढ़ जाती है, प्रभावी टक्कर, इफेक्टिव कॉलिजन, प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, जिससे अभिक्रिया तेज हो जाती है, जिससे अभिक्रिया तेज हो जाती है। और आगे वाला बात अभी ही लिख देते हैं। प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना, मैंने कुछ कहा नहीं जा सकता है, 2 गुना से 3 गुना, 2 गुना से 3 गुना बढ़ जाती है ना। तो ये हो गया तापमान पर प्रभाव, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है उत्प्रेरक का प्रभाव, जिसको कैटलिस्ट कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। देखिए अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है, माने अच्छा वाला कैटलिस्ट है, तो रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो अगर धनात्मक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक कैसा है, धनात्मक है, तब वो क्या करता है, उसके एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी जिससे रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो वो क्या करता है, जो उसका सक्रिय ऊर्जा है उसको वो कम कर देता है, जिसके कारण अभिक्रिया तेज हो जाती है। लेकिन अगर गलत उत्प्रेरक अब आप ले लिए, ऋणात्मक अगर उत्प्रेरक ले लिए, तो उसके जो सक्रिय ऊर्जा है उसको वो बढ़ा देता है, तो अभिक्रिया का दर कम हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को क्या करती है, बढ़ाती है, घटाती है, अरे भाई दोनों करता है, ये तो डिपेंड करेगा कि कैसा वाला आप उत्प्रेरक लिए है ना। तो आइए लिखते हैं उत्प्रेरक का प्रभाव। धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के दर को बढ़ा देती है, अभिक्रिया के दर को बढ़ा देती है, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है, सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, EA से उसको लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा को। तो सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाता है, सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परंतु अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक लेते हैं, परंतु ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया के दर को घटा देता है, अभिक्रिया के
दर को घटा देता है। अभिक्रिया के दर को क्या करता है? घटा देता है। अभिक्रिया के दर को घटा देगा। क्यों? क्योंकि सक्रिय ऊर्जा बढ़ जाती है। क्योंकि ये भी हम लिखते चलेंगे, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये हो गया उत्प्रेरक के प्रभाव क्या होता है। अब आते हैं दाब का क्या प्रभाव है। सिंपल सा बात है, अगर दाब को बढ़ाते हैं तो अणु काफी नजदीक हो जाएंगे, उसकी सांद्रता बढ़ेगी, और जब उसकी सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया की जो दर है, वेग है, वो भी आपस में बढ़ जाएंगे। यदि दाब बढ़ाते हैं तो अणु काफी नजदीक हो जाते हैं, काफी नजदीक हो जाते हैं, एवं उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा, जिससे अभिक्रिया का दर बढ़ जाती है। चलिए, तो ये हो गया दाब का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, क्या है पता नहीं। उत्प्रेरक का प्रभाव, ये तो हो जाए, 2 बार आ चुका है। खैर चलिए, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो उसके सतह पर ज्यादा से ज्यादा अणु क्या करेंगे? अभिक्रिया करेंगे। सतह कम होगा तो कम अणु अभिक्रिया करेंगे, यानी सतह के बढ़ने से अभिक्रिया का दर भी बढ़ जाता है। तो हम लिखेंगे कि यदि अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया की दर भी बढ़ेगी, तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं विकिरण का प्रभाव। विकिरण मतलब यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट रे। आप जानते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो बिना रोशनी से नहीं होगी, सूर्य के किरण से ही उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसा अभिक्रिया है, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो प्रकाश के उपस्थिति में ही होगी। तो क्या लिखते हैं? कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराएंगे तो यहां पर इसको प्रकाश देना होगा, तब जाकर के ये HCl बनाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग नियम जो है आज रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग सीखे हैं अभिक्रिया का रासायनिक बल गतिकी क्या है और अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं, अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है, और पढ़े हैं कि अभिक्रिया को वेग को लिखते कैसे हैं, वेग के आधार पर अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं, और अभिक्रिया के वेग को लिखने का क्या क्या तरीका है, उसका मात्रक यूनिट क्या है, इकाई क्या है। हम इन सब बातों पर आज के लेक्चर में चर्चा किए हैं। उम्मीद है
आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कॉपी में अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से अगर आप लिख के और अगर इसको पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये सभी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, बढ़िया से नोटबुक तैयार करना है और हमारे इस लेक्चर को खूब अच्छे से कंटिन्यू देखना है और देखने के बाद परीक्षा के कोई भी सवाल अब छूटने वाला नहीं होगा आपको। जिस तरह से 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं उसी तरह से तीसरा भी अब बहुत जल्द कंप्लीट हम कर देंगे, क्योंकि ये क्रैश कोर्स है और जो मेन चैप्टर है जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर एग्जाम्स में आ सकते हैं उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। टारगेट है एग्जाम में स्कोर करना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में, फिर मिलेंगे। लेक्चर 2 में जो छूटा हुआ है उसकी बात करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। पिनाकल ट्यूटोरियल्स हमेशा आपके साथ रहेगा। धन्यवाद।